हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 हमने सारी कवर करी थी। 6 एग्जेम्पशंस थी। सेक्शन 54, 54B, 54B, 54EC, EE और F। मैंने आपको कहा था ना, 2 पॉइंट्स अभी हैं जो हमें करने हैं और वो क्या है, ध्यान से सुनना। ये ना उसी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 का ही पार्ट है, ठीक है। अब सुनना क्या, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। मैं आपको ना थोड़ा सा केस समझाता हूँ कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का केस क्या है। जरा ये देखना, ये देखो, ध्यान से मेरी बात समझनी है। एग्जाम्पल, चलो थोड़ा सा ना जरा बात करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 की सुनना, ध्यान से देखना। अच्छा, सेक्शन 54 में क्या था, मिस्टर ए के पास, बताओ क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल करता है, यानी ट्रांसफर करता है। कब? 1920 फाइनेंशियल ईयर में उसने ये हाउस प्रॉपर्टी बी को क्या कर दी, ट्रांसफर। ट्रांसफर होने पे, ट्रांसफर करने पे उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज उसे 2.5 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जांपल के तौर पे 2.5 करोड़ का उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब सेक्शन 54 ने क्या कहा था, अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो, एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो। अगर एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो इस 2.5 करोड़ रुपए को आप क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। 2.5 करोड़ रुपए को क्या कर दो, इन्वेस्ट, है ना। अच्छा, इन्वेस्ट कहां पर कर दो, सुनो, इन्वेस्ट कर दो, या तो आप इस 2.5 करोड़ रुपए से परचेज कर लो, ठीक है। क्या क्या परचेज कर लो, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लो, परचेज, या आप इस पैसे से कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या? एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लो, आप कंस्ट्रक्ट कर लो, है ना। यही चीज कही थी आपके सेक्शन 54 ने। अच्छा, फिर सेक्शन 54 ने एक बात और कही, परचेज करना, परचेज कब तक करना है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 साल, 2 साल मान के चलते हैं, है ना। 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन के लिए कितना टाइम दिया था, 3 साल। चलो अब यहां से थोड़ी सी आगे की बात करेंगे, मेरी बात सुनना। अब क्या हुआ, देखो देखो, सपोज मिस्टर ए ने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर 19-20 में करी थी, ठीक है। चलो डेट अज्यूम कर लेते हैं, 19-20 में उसने ट्रांसफर करी, सपोज 15 जून 19 को ट्रांसफर करी, डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जून 19 तक। तो उन्होंने कहा है आपके पास परचेज करने के लिए 2 साल हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 15 जून से अगर मैं 2 साल देखूं तो आपके पास 15 जून 21 तक का समय है परचेज करने का, और 1 साल फालतू है कंस्ट्रक्शन करने का। मतलब 15 जून 22 तक आप क्या कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो परचेज करने के लिए आपके पास टाइम है 15 जून 21 तक, और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम है 15 जून 22 तक। सुनो, अगर आप 15 जून 21 तक परचेज कर लेते हो या 15 जून 22 तक कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो ये पूरा 2.5 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यही कहा था सेक्शन 54 में। अब बात करते हैं, सुनो, अब इसी की आगे कंटिन्यूएशन की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। पता है अब सेक्शन 54 ने आगे क्या कहा,
सुनो, सेक्शन 54 ने आगे क्या कहा? सेक्शन 54 ने कहा आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कब बेची? 19-20 में, 19-20 में बेची। सेक्शन 54 ने कहा ये बताओ 19-20 की रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जाती है? ड्यू डेट क्या है? मैंने कहा 2 ड्यू डेट्स होती हैं, करीब है ना आपने, 31 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020। ठीक है, चलो हम एक ही लेके चलते हैं। ड्यू डेट है सपोज 31 जुलाई 2020, ये ड्यू डेट है रिटर्न ऑफ इनकम की। ये आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की बताओ क्या है ड्यू डेट? ठीक है, पता है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 15 जून 19 को बेची है ना। तो सुनो ध्यान से, पहली कोशिश आप क्या करो, या तो आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो, या आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो टिल 31 जुलाई 2020। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले पहले आप परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, ये कोशिश करो पहले। वैसे तो मैं 15 जून 21 तक कर सकता हूं परचेज और 22 तक कर सकता हूं कंस्ट्रक्ट, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है पहली कोशिश ये करो कि ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है एलटीसीजी का पैसा इन्वेस्ट हो जाए कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक ये पैसा क्या हो जाए? इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा अगर तो इन्वेस्ट हो गया तब तो वेल एंड गुड, फिर तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने ये पैसा, ये वाला 2.5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, तो आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, बैंक के पास जाओगे और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करवाओगे। कौन सी स्कीम में? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट अपना क्या करवाओगे? ओपन। और इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये सारा पैसा 2.5 करोड़ क्या करवा दोगे आप? जमा करवा दोगे, डिपॉजिट करवा दोगे। यानी पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है आप इस पैसे को जेब में नहीं रख सकते। अगर आपने ड्यू डेट तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया तब तो बहुत बढ़िया। अगर ड्यू डेट तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो फिलहाल के लिए एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करवा लो और ये 2.5 करोड़ उस अकाउंट में जमा करवा दो। ठीक है, हम आपको क्या दे देंगे? एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, तो मेरे को ना फिर एक बात समझ आई। सुनो, मुझे अब एक बात क्या समझ आई, या तो मैं 31 जुलाई 20 तक मैं परचेज कर लूं या कंस्ट्रक्ट कर लूं, या मैं परचेज कंस्ट्रक्ट ना करूं 31 जुलाई तक, बल्कि ये पूरा पैसा जमा करवा दूं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो मैं एग्जेम्पशन क्या कर सकता हूं? अवेल कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात कही कि जो पैसा आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालोगे ना, हम उस बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन तो दे देंगे, लेकिन वो एग्जेम्पशन जो मिलेगी ना आपको, वो प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगी। प्रोविजनल बेसिस पे मतलब टेम्पररी बेसिस पे आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब आपको ना ये जो पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है ना 2.5 करोड़, इस पैसे का क्या करना है? इस पैसे का वही करना है जिस बेसिस पे हमने आपको एग्जेम्पशन दी थी। और सुनो, आपको इस पैसे को क्या करना पड़ेगा?
आपको ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकालना पड़ेगा और इस पैसे से परचेज करनी पड़ेगी या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। मेरे को बताओ, बात समझ आ रही है पक्का? तो मुझे ना एक बार बताओ, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कंसेप्ट क्या है? मैं दोबारा बोलता हूं, सुनो। पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि 31 जुलाई 20 तक, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, 31 जुलाई तक कोशिश करो कि आप या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो या आप कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग इस पैसे को जेब में नहीं रखना है, आप इस पैसे को जमा करवा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अगर आप इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा देते हो तो हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे क्या दे देंगे? डिडक्शन, एग्जेम्पशन दे देंगे अंडर सेक्शन 54। लेकिन आपको इस 2.5 करोड़ का करना क्या है? आपको ये पैसा फ्यूचर में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकालना है और इस पैसे को उसी काम के लिए यूटिलाइज करना है जिस बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन दी गई थी। मतलब आपको इस पैसे से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। पक्का? ठीक है, अब सुनो, अब आ जाओ एक रीडिंग आते हैं। देखो क्या कह रहा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कंसेप्ट। यहां पर आओ, ये देखो, पढ़ते हैं एक बार। देखो, अंडर सेक्शन 54 और 54B और 54D और 54F, यानी मुझे ना फिलहाल पढ़ के एक बात समझ आई, 6 सेक्शंस मैंने करवाए थे जिसमें से 4 सेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से नाम नहीं लिखे हुए? ईसी और ई का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे पता है क्या बात क्लियर हुई? 54 ईसी पे और 54 ई पे ये वाला स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 54 ईसी और सेक्शन 54 ई में आप पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, ये पैसा जमा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सिर्फ कहां पर होगा? 54 में, 54B में, 54D में, 54F में। ठीक है, अच्छा आप सुनो, अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F कैपिटल गेन आर एग्जेम्प्ट। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड असेट्स। अब सुनो, मेरे को बताओ जरा एक बार, अपने आप याद करो और मेरे को बताओ स्पेसिफाइड असेट कहा उसने? अपने आप बताओ। सेक्शन 54 में अभी किया, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कब होते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें? या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करो या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करो। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया? स्पेसिफाइड असेट 54। अच्छा, 54B में आपको बताओ क्या बेच के क्या खरीदना होता है? याद करो 54B। 54B में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के अनदर एग्रीकल्चरल लैंड वेदर अर्बन और रूरल आपको क्या करना होता है? परचेज। तो एग्रीकल्चरल लैंड क्या हो गया? स्पेसिफाइड असेट। अच्छा याद करो 54D में क्या हुआ था? आपकी लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसका क्या हुआ था? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब मुझे बताओ क्या खरीदना क्या था? आपको परचेज करना था या कंस्ट्रक्ट करना था? अब सुनो क्या करना था? या तो लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, या लैंड परचेज करके उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। तो ये हो गया स्पेसिफाइड एसेट। अच्छा 54F में आपने क्या बेचा था?
एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और खरीदना क्या था या बनाना क्या था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो वो हो गया स्पेसिफाइड एसेट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अपने आप बताओ जरा, 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टाइम क्या था? 2 साल, बनाने के लिए 3 साल। 54B में एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के लिए कितने साल? 2 साल। अच्छा, 54D में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए खरीदने के लिए और बनाने के लिए आपके पास 3 साल थे। और 54F में खरीदने के लिए 2 साल और बनाने के लिए आपके पास 3 साल थे विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब सुनो, इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा स्पेसिफाइड असेट्स में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, क्या है ड्यू डेट? 31 जुलाई और 30 सितंबर। तो 31 जुलाई या 30 सितंबर तक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करा स्पेसिफाइड असेट में, तो गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल गेन के पैसे को या ऑब्लिक करके नेट सेल्स कंसिडरेशन के पैसे को, याद करो नेट सेल कंसिडरेशन कहां पर होता था? सेक्शन 54F में। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाए ना, तो आप इस पैसे को फॉर द टाइम बीइंग कहां पर जमा करवा दो? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो और जमा करवाने का प्रूफ अटैच कर दो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट सिंपल पता है क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही है अगर आप स्पेसिफाइड असेट्स में इन्वेस्टमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप उस पैसे को जमा करवा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कब तक? रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले। अगर आप करवा देते हो और उसका प्रूफ रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच कर देते हो, तो हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी बेसिस पे, हम आपको उसका एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन आपको करना क्या है फ्यूचर में? जो आपने पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाया है ना, उसको निकालना है और यूटिलाइज करना है उसी पर्पस के लिए, उसी टाइम लिमिट में जो उन सेक्शंस में क्या थे? स्पेसिफाइड। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे को पड़े नहीं रहने देना है, आपको वो पैसा निकालना है और उसी काम के लिए यूटिलाइज करना है जिसका वादा आपने उन सेक्शंस में किया था और उसी टाइम लिमिट के अंदर। अच्छा, इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज नॉट यूटिलाइज्ड, मतलब आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दिया, उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दे दी प्रोविजनल बेसिस पे, लेकिन आपने वो पैसा विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट यूटिलाइज नहीं करा, तो याद रखना जितना एग्जेम्पशन आपने लिया था ना, वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में वो टाइम लिमिट जो सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F पे क्या थी? स्पेसिफाइड। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाला ही नहीं, ठीक है, या निकाला लेकिन उस काम के लिए यूटिलाइज नहीं करा जो 54, 54B, D और F में मेंशन था, और उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने कहा जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था ना, वो अब आपके हैंड्स में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मैंने पूछा कौन से साल में टैक्सेबल होगा? गवर्नमेंट ने कहा जिस ईयर में वो टाइम लिमिट एक्सपायर हुई ना, उस ईयर में वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, तो ये केस है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का। चलो, बाकी मैं आपको ना एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराता हूं। थैंक यू।